हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यमार्ग फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 9th का मोशन वाला चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। आज ये लेसन का आखिरी हेडिंग है जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो हम लोगों को आज पढ़ना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो जैसा कि इसके नाम पे ही आप देख रहे हैं, ये एक यूनिफॉर्म का मतलब जिसमें वेलोसिटी चेंज होने की बात यहाँ पे नहीं होती है, उसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है जिसमें वेलोसिटी वगैरह सब चेंज होती रहती है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ कि एक सर्कल में मोशन हो रहा है। चलिए एक सर्कल बना के देखते हैं। मान लीजिए कि इस तरीके से एक पत्थर है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये सर्कुलर मोशन कर क्यों रहा है? सर्कुलर मोशन के लिए कोई तो यहाँ पे कॉज होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज बिना वजह के होती नहीं है। तो यहाँ पे वजह के रूप में अगर हम ध्यान से देखें तो मान लीजिए कि यहाँ पे सेंटर में कोई ऐसी चीज है जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, इस फिगर को थोड़ा और अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चीज है, ठीक है, और ये कोई दूसरी ऑब्जेक्ट है जो बिल्कुल सीधे ऐसे जाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, बिल्कुल सीधे जाने की कोशिश कर रही थी, तो थोड़ा दूर पे था। तो ये वाली जो चीज है जो सेंटर में है, सेंटर बनेगा बाद में, तो ये क्या किया इसने कि हल्का सा इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, लेकिन इतना नहीं अट्रैक्ट कर पाया कि इसको पूरी तरीके से सर्कुलर मोशन में ला सके। तो ये ऑब्जेक्ट इसी तरीके से शायद सीधे निकल गया। ठीक है, तो उसके बाद फिर से देखते हैं। मान लीजिए कि यही ऑब्जेक्ट फिर से थोड़ा नजदीक से होकर के जा रहा है, तो अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, तो अब इसने क्या किया कि थोड़ा सा ज्यादा मूव कर दिया इसको। ठीक है, इसके बाद वाले में देखते हैं फिर से यहाँ पे कि कोई सेंटर में कोई चीज है जो किसी चीज को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। तो जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है, ये तो सीधे जाने की कोशिश कर रहा था, ये बिल्कुल सीधे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या हुआ कि जब ये अट्रैक्शन यहाँ पे हुआ तो इसने क्या किया कि ये इस तरीके से इसको, अब मान लीजिए कि पूरी तरीके से अट्रैक्शन यहाँ पे कर लिया इसने, और अब ये सीधे जाने की कोशिश तो कर रहा था। ठीक है, अट्रैक्शन कम होने की वजह से ये बार बार आगे निकल जा रहा था, बस उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा था। लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन पूरी तरीके से अब सर्कुलर हो चुका है, यानी कि अब इसी पाथ पर ये लगातार मूव करता रहेगा। ये ऑब्जेक्ट जो है ये इसी पाथ पर लगातार मूव करता रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, यानी कि जो सीधे जाने की कोशिश कर रहा था उसको किसी ने अट्रैक्ट किया और फिर उसके चारों तरफ वो सर्कुलर मोशन करने लगा। ठीक है, तो जैसे हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी जो है, उसके चारों तरफ जो चंद्रमा यानी कि मून जो है उसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रहा है। वो इसी वजह से कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो अर्थ है, अर्थ उस मून को लगातार अपनी तरफ खींचे हुए है। लेकिन मून की टेंडेंसी क्या है, मून जो है सर्कुलर मोशन तो मजबूरी में कर रहा है क्योंकि उसको अट्रैक्ट किया जा रहा है। अगर अर्थ जो है अपना अट्रैक्शन स्विच ऑफ करके, मतलब कि अट्रैक्शन बंद हो जाए किसी वजह से या कम हो जाए, तो मून क्या करेगा, जिस वेलोसिटी से वो चारों तरफ इसके चक्कर लगा रहा है, तो वो मान लीजिए इस तरीके से चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगाते हुए ही अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंचते ही यहाँ पे ये स्विच ऑफ हो गया, यानी कि इसमें जो ग्रेविटी है यानी जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बंद हो गया अगर, तो क्या होगा कि जो मून है वो अपने डायरेक्शन पे सीधे निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई चीज अगर किसी दूसरी चीज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो इसका मतलब कि कोई तो टेंडेंसी है, कोई तो चीज है जो उसे अपनी तरफ खींचे हुए है। ठीक है, ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन ना करके स्ट्रेट पाथ में मोशन करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन कोई चीज जब उनको अट्रैक्ट करती है तो उसके चारों तरफ वो चक्कर लगाने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो पाथ है गोल सा, ये जो पाथ आप देख रहे हैं इसको सर्कुलर पाथ कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करने लगे तो उस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट यानी कि उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन कहलाता है। ठीक है, तो नाम पे ध्यान देंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करने लगे यूनिफॉर्म स्पीड से, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, its motion is called
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज सर्कुलर मोशन, तो आप कहेंगे कि सर्कुलर पाथ में जो मोशन है वही सर्कुलर मोशन है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, तो आप कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है तो उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता क्या है, आइए देखते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेकंड पॉइंट आपका है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है। ठीक है, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। जैसे ये सेंटर मान लेते हैं और इसके चारों तरफ, जैसे इस पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हुआ, दूसरे पॉइंट पे भी डायरेक्शन चेंज हुआ, तीसरे पॉइंट पे भी डायरेक्शन चेंज हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्शन, क्योंकि ये सीधे होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे लगातार जो है डायरेक्शन इस तरीके से चेंज होती जा रही है। तो डायरेक्शन चेंज होते होते ये सर्कुलर मोशन में हो जाता है। और क्योंकि हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है लेकिन वो डायरेक्शन बार बार चेंज होता रहता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी हमेशा सीधे जाने की है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स है वो उसको घुमा करके एक सर्कुलर मोशन में ला रही है। ठीक है, तो द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है एट एवरी पॉइंट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो उसका डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं डिस्टेंस। ठीक है, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करते हुए, अच्छा ये फिगर अगर आपको ठीक से क्लियर नहीं हो रही है तो एक दूसरा फिगर बना लेते हैं कुछ इस तरीके से सर्कल में। ठीक है, तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से मोशन कर रहा है। ठीक है, तो मोशन करते हुए, यहां से मोशन करते हुए ये वापस अपनी जगह पे चला आता है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन वन कंप्लीट मोशन या मूवमेंट। ठीक है, या फिर जो एक साइकिल इसने कवर किया है। ठीक है, तो उसमें ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये एक सर्कल है, तो ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ये बाउंड्री सर्कल का सरकमफेरेंस है। ठीक है, तो ये बाउंड्री सर्कल का सरकमफेरेंस हुआ। अब यहाँ पे अगर ये सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक ये r हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन वन कंप्लीट रोटेशन, या फिर ठीक है रोटेशन आप कह सकते हैं। चलिए रोटेशन अगर ये कर रहा है, ठीक है, या वन कंप्लीट साइकिल, आप कुछ भी, मतलब कि एक चक्कर है, बस इतना समझ लीजिए। तो एक चक्कर लगाने में इसको कितना टाइम लग रहा है, कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस ये कवर करता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई आर डिस्टेंस इसने एक साइकिल में कवर किया। तो एक साइकिल में 2 पाई आर डिस्टेंस जो भी है इसको कवर करने में जो टाइम लगा है, यहाँ पे टाइम एक बड़ा फैक्टर है, तो टाइम जो लगा है वो है टी। ठीक है, तो ये टाइम हो गया, टाइम है टी। अब आप इससे स्पीड भी निकाल सकते हैं कि कोई चीज अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो एक कंप्लीट साइकिल कवर करने में उसे कितनी, यानी कि किस स्पीड से वो चल रही है, तो इस फार्मूला से आप बता सकते हैं। तो क्या फार्मूला होगा, तो हम स्पीड का फार्मूला निकालते हैं।
तो स्पीड इक्वल टू कितना हो जाता है, स्पीड इक्वल टू, इसके पहले के वीडियोज में आपने देखा, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो इस केस में डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, डिस्टेंस कवर हो रहा है 2 पाई आर, ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है टी, ठीक है। तो स्पीड कहिए या वेलोसिटी कहिए, तो v इक्वल टू, यहाँ पे हम 2 पाई आर बाई टी, ये इतना रख सकते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी का वही बेसिक सा फार्मूला है, डिस्टेंस बाय टाइम वाला, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी अगर लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लेना पड़ेगा, ठीक है, और अगर स्पीड लेते हैं तो डिस्टेंस बाय टाइम लेना पड़ेगा। तो वो जैसा कि क्वेश्चन में दिया होगा उसी हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। यहाँ पे हम लोग एक अलग से कुछ पॉइंट देखेंगे जिसमें जो वेलोसिटी यानी कि जो मोशन के जो इक्वेशन है, ठीक है, मोशन के जो इक्वेशन है उसको ग्राफिकल मेथड से प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रूफ फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रूफ फॉर इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। तो अगर अभी तक आप लोगों को नहीं पता है और अगर आपने अभी तक नहीं याद किया है, डायरेक्ट ये वाला वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप पीछे के सारे वीडियोस देखिए, तो एक रिदम बनेगा, एक सिस्टम बनेगा जिससे कि आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो 3 इक्वेशन है। पहला इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये 3 इक्वेशन है। चलिए इसको ग्राफ की मदद से लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको पैक कर देते हैं जिस तरीके से, अब यही तो प्रूफ करना है। चलिए इसमें देखते हैं कि सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो फिगर कुछ नॉर्मल सा कुछ इस तरीके से फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस सॉरी यहाँ पे होता है, वाई एक्सिस ये है। इसके पहले हम लोगों ने डायमेंशन के बारे में बात किया था। इसके पहले ये जो एक्सिस होती हैं इनके बारे में बात किया था कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस भी होता है, इन उसके बारे में बाद में, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये पॉइंट आप ए मान सकते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से मूव किया और यहां तक पहुंच गया, ये पॉइंट है बी, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अगर पहुंचा हुआ है तो हमें ये भी तय करना है कि भाई इसके पहले यहाँ पे टाइम पर वो कितना था। यहाँ पे टाइम इसको शो करते हैं, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो वेलोसिटी के बारे में भी आपने पहले देखा कि वेलोसिटी 2 तरीके की होती है। एक इनिशियल वेलोसिटी होती है जिसको हम u से दिखाते हैं, और एक फाइनल वेलोसिटी होती है जिसको हम v से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहां से यहां तक
ये जो इनिशियल, इसको इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे, इसको यू कहते हैं। यहाँ पे ओरिजिन है तो इसको ओ मान लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से यहाँ तक यू था इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ से वेलोसिटी बढ़ना शुरू हुआ है बी तक गया है। ठीक है, तो इसको हम एक कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो लाइन आपको मिली है ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है v। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, फिर जीरो से लेके वहां तक पहुंच गए, फाइनल वेलोसिटी तक आ गए। ठीक है, ये जो पॉइंट है और यहाँ पे जो ओ, अच्छा ये ए हो गया, बी हो गया, तो ये जो ओ इसको आप सी मान सकते हैं या डी मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे ओ डी के पैरेलल एक दूसरी लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी में चेंजेस हुए हैं वो कितने हुए हैं। ठीक है, तो ए बी यहाँ पे आप सी मान लीजिए। ठीक है, तो ये फिगर यहाँ पे ड्रॉ हो गया और कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो अच्छा रेक्टेंगल के केस में आप यहाँ पे कुछ चीजें जान लीजिए। यहाँ पे दो फिगर बने हैं, ये ट्राइंगल का फिगर बना हुआ है और ये एक रेक्टेंगल का फिगर बना है। तो रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी कि ये वाली जो साइड है इसके इक्वल है और ये वाली जो साइड है इसके इक्वल है। ठीक है, तो अब आपको एक छोटा सा यहाँ पे मैथमेटिकल चीजें लगानी पड़ेंगी। जैसे यहाँ से B से लेकर के D तक अगर V है, ठीक है, और A से लेकर के O तक अगर U है, तो B से लेकर के C तक कितना होगा? ठीक है, तो B से लेकर के C तक कितना होगा? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए A से लेकर के O तक और अपोजिट साइड रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं, तो A से O तक U है, U के ठीक सामने ये वाली जो लाइन है ये भी U हो गई, यानी यहां तक जो है वो U है। अगर पूरा का पूरा V है और यहां तक अगर U है तो ये कितना हुआ? ये हुआ, यानी B से C तक जो है वो हुआ V माइनस U। ठीक है, B से C तक कितना हो जाएगा? V माइनस U हो जाएगा। ठीक है, ये इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, इसको आप थीटा एंगल मान सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ठीक है, फॉर फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है यहाँ पे? फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने का एकदम आसान सा तरीका देखते हैं। फॉर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए फिगर को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप इंडिकेट एक्सीलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, v माइनस यू वगैरह टाइम यहाँ पे लगा हुआ है, तो एक्सेलरेशन इसके पहले भी आपने देखा। तो यहाँ पे जो स्लोप है ये इंडिकेट करता है एक्सेलरेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन यहाँ पे है वो किसके इक्वल हो जाता है? एक्सीलरेशन मीन्स a इज इक्वल टू वो स्लोप निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा या tan अल्फा या tan a, ठीक है, तो आप नहीं जानते होंगे, 10th में आप इसको पढ़ेंगे। तो मान लीजिए कि कोई एंगल है tan a, तो tan जो वर्ड है ये दो लाइन का रेशियो बताता है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी 5 हैं, 6 होते हैं पूरे। ठीक है, तो tan है, साइन है, कॉस है, ये सब आप जगह जगह पे सुनते होंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे tan के बारे में बात करते हैं। तो tan जो है, अब देखिए यहाँ पे जो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, ठीक है, यहाँ पे ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, और इसको अगर हम ए बी सी ऐसा कुछ मान लेते हैं, या फिर यहाँ पे tan a माने हैं तो इसको हम ए बी सी ऐसा कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो थीटा है ये थीटा बना हुआ है। ठीक है, तो इसी थीटा को बेस मान करके यहाँ पे लाइन का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये सारी चीजें होती हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो जो tan a है
ठीक है। इसमें अगर यहाँ पे हम ए जो एंगल है इसको हम ए ही माने अगर, तो tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है। इसी तरीके से साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। इस तरीके से लाइन का रेशियो निकलता है। ठीक है। तो tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा है, तो ये जो थीटा बना हुआ है इसमें भी हम यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होता है, तो इसको लिख लेते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस यहाँ पे अगर हम राइट करते हैं तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन है, परपेंडिकुलर देखिए इस थीटा से लगा हुआ जो है वो बेस होता है, और थीटा के ठीक सामने जो है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। यानी कि एंगल से लगा हुआ जो साइड है उसको हम बेस कहेंगे। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ठीक सामने यानी कि बीसी यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसी। बेस यहाँ पे एसी हो गया। ठीक है। तो फिर से इक्वल टू साइन लगाते हैं। अब बीसी जो है बी से लेकर के सी तक इसकी वैल्यू कितनी है, v माइनस यू। इसके बारे में हम लोगों ने अभी बात किया। ठीक है। इसके बाद AC, अगर हम A से C के बीच में बात करें कि A से C तक की वैल्यू कितनी है, तो AC जो लाइन है वो ठीक इक्वल है OD के। ठीक है। तो AC की जगह पे हम OD लिख सकते हैं। तो O से D तक जो है वो टाइम है, और टाइम को हम T से इंडिकेट करते हैं, यानी कि बाई T यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो इतना बना हुआ है इसको थोड़ा सा नजदीक लेकर के आते हैं, तो यहाँ से हम A ले लेते हैं, A इक्वल टू V माइनस यू बाई टी। ठीक है। ये इतना हो गया। तो A इक्वल टू यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू V माइनस यू बाई टी हो गया। ठीक है। अब आपको मालूम है कि जो बाई के फॉर्म में होता है, यानी कि जो इस तरीके से होता है, जो नीचे होता है वो इक्वल टू, ये एक ब्रिज है। ठीक है। जैसे ही इसको कोई नंबर पार करता है, यानी इक्वल टू को जैसे ही कोई नंबर पार करता है वो अपनी पहचान बदल देता है। यानी कि अगर वो प्लस में है तो मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी प्लस है तो माइनस, डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे टी यहाँ पे डिवीजन के फॉर्म में है, ये टी इस साइड में आता है तो क्या बना लेता है, 80। तो 80 इक्वल टू कितना हो जाता है, v माइनस यू। ठीक है। तो 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा, v माइनस यू। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। ये जो माइनस यू है अभी बताया हमने, ये ब्रिज है, इसको पार करके जैसे ही इधर आएगा ये जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 80 प्लस यू इक्वल टू v। ठीक है। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं, v को इधर लिख लेते हैं, बाकी चीजों को उधर लिख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखते हैं। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80। अब इसको आप इधर उधर करके लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 में 3 ऐड करें या 3 में 5 ऐड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितना हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस 80, एंड इट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। ये इतनी चीजें हो जाती हैं। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन ये कंप्लीट हुआ। ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे इसको। यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट पर है, वो बी पॉइंट तक गया। ठीक है। तो ये जो स्लोप बना हुआ है, ठीक है, यही एक्सीलरेशन को शो करता है, यानी कि त्वरण को शो करता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे एक फिगर ये ड्रॉ किया गया है, जिसमें ए से लेकर के ओ तक यू है, और बी से लेकर के डी तक, यानी कि कहाँ तक फाइनल पहुंच गया है, तो वो ऑब्जेक्ट पहुंच गया है बी तक। तो 0 से लेकर के बी तक पहुंचा हुआ है, तो उसको हम फाइनल वेलोसिटी कह देंगे v। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो b से लेकर के c तक पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ पे v माइनस यू लेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा v है, तो इतना तो u हो जाएगा। तो इतना ये जो b से c तक पॉइंट है वो कितना होगा, वो v माइनस यू हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे हम एक्सेलरेशन इक्वल टू, ये स्लोप हमें निकालना था तो हमने tan थीटा ले लिया। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, BC। ठीक है। और यहाँ पे बेस कौन है, AC।
तो बी सी बाई ए सी इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, इसके बाद एक्सेलरेशन इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, इतना हो गया। तो इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट कर देते हैं। टी यहाँ पे नीचे है, इक्वल टू के इधर आएगा, यहाँ डिवीजन में है तो इधर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन में हुआ तो कितना बनाया, ए टी, यानी ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। इसको फिर से अरेंज करते हैं, ये जो माइनस यू है इसको उठा के इधर लेके आते हैं। तो माइनस यू यानी कि जो यू है ये अपने चिन्ह सहित, क्योंकि चिन्ह ही किसी नंबर की पहचान होती है, तो यहाँ पे जो माइनस यू है ये उठ करके इधर आया तो वो प्लस यू बना लेता है। ठीक है, तो इसको फिर से रीअरेंज करते हैं। तो v को पहले लिख लेते हैं, फिर इक्वल टू लगाते हैं। आप इक्वल टू इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू लग गया। अब यहाँ पे u को पहले लिख लेते हैं और at को प्लस at को उसके बाद में लिखते हैं। तो ये इतना इक्वेशन निकल करके आता है जो कि आपका फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये आप हेडिंग डाल करके आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी फिगर से हम लोग सेकंड यानी कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसी में अब एक अगली हेडिंग लिख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग के लिए आप यहाँ पे लिख लीजिए कि फॉर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए यहाँ पे हम निकालते हैं। देखिए सेकंड जो इक्वेशन है ये s यानी कि डिस्टेंस को निकालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो है डिस्टेंस इज शोन बाय, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि डिस्टेंस इज शोन बाय द एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस इज शोन बाय द एरिया, तो एरिया यहाँ पे देखिए दो तरीके का है, एक ट्राइंगल का एरिया है, ठीक है, और एक रेक्टेंगल का एरिया है। यानी टोटल एरिया को अगर हम कवर कर लेते हैं तो ये निकल के आता है डिस्टेंस। ठीक है, तो ये इतना निकल के आता है। चलिए इसको लिखते हैं, डिस्टेंस इज शोन बाय द एरिया ऑफ ए बी सी डी ओ ए, यानी कि जहां से चले थे वहीं पर घूम के वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें दो तरह का एरिया है, एक है ट्राइंगल का एरिया और एक है रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस को आप यहाँ पे s मान सकते हैं, तो s इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, रेक्टेंगल यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल यहाँ पे ए सी या ए ओ डी सी ये रेक्टेंगल है, और ट्राइंगल यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल यहाँ पे है ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया और ट्राइंगल का एरिया ये दोनों निकाला जाएगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है बेस इनटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ठीक है, बेस इनटू हाइट, ये बात समझ में आई। तो चलिए अब यहाँ पे हम ढूंढते हैं रेक्टेंगल,
तो सबसे पहले रेक्टेंगल में आते हैं, ACDO, ये रेक्टेंगल हो गया। अब इस रेक्टेंगल में बेस, अब चाहे इसको मानिए चाहे इसको मानिए, बेस के बारे में हमने पहले बात किया था कि बेस हम किसको कह सकते हैं, जिस पर कोई चीज टिकी हुई हो उसी को बेस कहते हैं। तो रेक्टेंगल जो है इस पे टिका हुआ है, तो बेस यहाँ पे क्या हो गया, OD। बेस कितना हो गया, O से लेकर के D तक। तो बेस यहाँ पे हो गया OD, आप कुछ और माने हैं तो वो भी ले सकते हैं, इनटू हाइट। तो हाइट कितनी है यहाँ पे, CD। आप CD मानना चाहे CD या AO मानना चाहे तो AO, ठीक है, प्लस हाफ इनटू बेस। बेस यहाँ पे क्या है, बेस यहाँ पे क्या निकल करके आता है, तो बेस यहाँ पे है इसमें, इसमें आप ध्यान देखिए बेस क्या है। तो बेस यहाँ पे निकल करके आता है AC। तो AC, ठीक है, वो T बाद में अभी हम करते हैं। तो यहाँ पे है ट्राइंगल का जो बेस है, ठीक है, ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं तो ट्राइंगल का ही बेस निकालेंगे। रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं तो रेक्टेंगल का बेस निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये ट्राइंगल का एरिया होता है। तो हाफ इंटू जो बेस है वो AC है, ठीक है, तो AC इंटू हाइट। हाइट कितनी है, हाइट है BC, ठीक है। इस ट्राइंगल की हाइट कितनी है, ट्राइंगल का जो बेस है, ठीक है, वो AC है, और यहीं से हाइट नापेंगे तो हाइट कितनी निकल के आती है, BC। आप इसको CB भी मान सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इन सब की वैल्यू इसमें से देख करके लिखते हैं। तो यहाँ पे OD, तो O से लेकर के D तक जो वैल्यू है वो है T, ठीक है, इनटू अब CD, तो CD जो है वो है U प्लस हाफ इनटू AC। तो A से लेकर के C तक जो है वो टाइम है T, इनटू इसके बाद BC है, तो BC की वैल्यू कितनी है, V माइनस U, जो हम लोगों ने इसके पहले निकाला था, V माइनस U यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, यहां तक ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अब यहां देखिए TU है, तो आप इसको UT लिख सकते हैं फार्मूले के हिसाब से, प्लस हाफ T है यहाँ पे तो T का T ही लिखेंगे, और V माइनस U जो वैल्यू है इसके पहले यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग प्रूफ कर रहे थे, तो यहाँ पे V माइनस U ये इक्वल आया है AT के, यानी जहां भी V माइनस U लिखा है या लिखा हो सकता है वहां पे हम AT लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, V माइनस U की जगह पे हम AT लिख देते हैं, ठीक है। तो AT, चलिए इसको फिर से थोड़ा सॉल्व करते हैं, और तो UT हो गया प्लस हाफ AT और T, ठीक है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, मल्टीप्लीकेशन में सेम बेस पर पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो T का पावर कितना हुआ 2, ठीक है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, और ये सब किसके बराबर आ रहा था, S। तो S इक्वल टू कितना आ जाएगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, और आप नोट कर सकते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो मोशन और क्लास 9th में हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो डिस्टेंस है वो पूरे के पूरे एरिया के थ्रू कवर होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस दिखाने के लिए, डिस्टेंस को बताने के लिए हमारे पास ये जो पूरा एरिया है, तो इस एरिया में दो चीजें निकल के आती हैं, यानी दो तरह का फिगर बनता है, एक रेक्टेंगल का एरिया बन रहा है और एक ट्राइंगल का एरिया बन रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया यहाँ पे बेस इंटू हाइट है, नॉर्मल क्लास 8 मैथमेटिक्स, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अब इस फिगर में हम यहाँ पे रेक्टेंगल का बेस ढूंढेंगे, तो रेक्टेंगल का बेस OD जो कि T है, तो T लिखा वहां पे, और हाइट इसकी कितनी है रेक्टेंगल की, CD, तो CD है, CD की वैल्यू यहाँ पे U है। इसी तरीके से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में, अब क्योंकि वो ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है,
तो फिर वहां पे हम ट्राइंगल का बेस ढूंढेंगे। तो ट्राइंगल हमारा कितना है, ए बी सी। तो यहाँ पे ट्राइंगल का जो बेस है, ठीक है, तो ट्राइंगल का बेस यहाँ पे ए सी है। तो ए सी किसके इक्वल है, टी के इक्वल है। ठीक है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो ये इतना हो गया। तो ए सी की वैल्यू कितनी है, टी, और बी सी की वैल्यू कितनी है, तो बी से सी की वैल्यू हम लोग फर्स्ट इक्वेशन के प्रूफ में देखा कि बी सी की वैल्यू v माइनस यू है। ठीक है, तो v माइनस यू जो है, v माइनस यू फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करते समय यहाँ पे v माइनस यू इक्वल टू 80 आया था। ठीक है, तो v माइनस यू इक्वल टू 80, और तो जहां पे v माइनस यू लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो वहां पे हम लिख देंगे 80। ठीक है, तो अब यहाँ पे 80, अब इसको फिर से हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ut, tu लिखिए या ut लिखिए, अब क्योंकि फार्मूला जो हमारा है, इक्वेशन जो है वो ut के फॉर्म में है, तो आप चाहे t पहले लिखो, यू मतलब 2 में 3 का मल्टीप्लीकेशन करिए, 3 में 2 का मल्टीप्लीकेशन करिए, एक ही मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ut लिखेंगे प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये a, यहाँ पे a है, a लिख दिए। अब ये t और t मिलकर के टी स्क्वायर बना लेता है। ठीक है, सेम बेस पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको नोट कर लिए होंगे अब तक। अब हम लोग थर्ड इक्वेशन पर आते हैं। तो थर्ड इक्वेशन में ये हो गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट नंबर पे, फॉर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो देखिए, डिस्टेंस को आप इसको बेस मान करके भी दिखा सकते हैं, और डिस्टेंस को आप इसे भी बेस मान करके दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको बेस मान करके अगर हम डिस्टेंस दिखाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे हमें ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया वो सब प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, और लेकिन इसी डिस्टेंस को हम एक और तरीके से दिखा सकते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया जो है, यहाँ पे जो एरिया है ट्रेपेजियम का, ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा पलट करके, यानी यही फिगर जो बना हुआ है, इस फिगर को कुछ इस तरीके से बना दें। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये ट्रेपेजियम का पैरेलल साइड है, यानी कि S1 है, ये S2 है। ठीक है, और ये हाइट हो गई। ये बात समझ में आई? तो अगर हम कुछ इस तरीके से करें, इसको थोड़ा सा ऐसे पलट दिया जाए अगर, तो यहाँ पे दो साइड जो पैरेलल साइड है, ठीक है, ट्रेपेजियम का फार्मूला अगर आप यहाँ पे नहीं जानते तो देख लीजिए इसको। तो ट्रेपेजियम का एरिया, यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू कितना हो जाता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, HEF। ठीक है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू पैरेलल साइड इनटू हाइट, तो यहाँ पे हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब होता है कि यहाँ पे S1 प्लस S2। ठीक है, S1 प्लस S2 ये हो जाएगा, यानी कि पैरेलल साइड जो है उसका एडिशन हो जाएगा इनटू हाइट। अब हाइट यहाँ पे आप h मान लीजिए। ठीक है, अब इस केस में, अब जरा इस फिगर को ऐसे पलटते हैं, तो इस फिगर को अगर हम कुछ इस तरीके से पलटेंगे, तो यहाँ पे ये वाली जो हाइट है, ये वाला जो चीज है, ठीक है, ये हो जाएगा v। ठीक है,
और ये वाली जो चीज है ए से ओ तक, यानी ये जो छोटी वाली चीज है ये हो जाएगा यू, ठीक है। और ये वाली जो साइड है वो ये बन जाएगी, आप ध्यान देखिए इसको, ठीक है। तो नीचे वाली जो चीज है, यानी कि ये जो चीज है यहाँ पे पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा वी था, ये पूरा ऐसे पलट गया, तो पलट गया तो ये वी नीचे हो गया, ठीक है। और ये वाली जो चीज ऐसे थी ये ऊपर की तरफ चली गई, यानी कि यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो अगर ये वाली चीज इस तरीके से है हाइट की जगह पे, तो ये हो गया टी, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। तो अब यहाँ पे पैरेलल साइड S1 प्लस S2 इंटू हाइट, ये चीज यहाँ पे लिया जाता है, तो इक्वल टू हाफ इंटू, अब S1 प्लस S2, S1 और S2 जो है वो V और U है, तो यहाँ पे S1 की जगह पे V लिखेंगे प्लस U, इतना हो गया, इंटू हाइट की जगह पे क्या है T, यहाँ पे ये जो हाइट है, हाइट की जगह पे कितना हो जाएगा ये T, ठीक है, ये इतना हो गया, सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो डिस्टेंस को आप S से तो दिखा ही सकते हैं, S से ही दिखाया जा रहा है इन सबको, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो T आया है, अब यहाँ पे ट्विस्ट लाता है, ये जो T है क्या ट्विस्ट लाता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ पे हम T की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, T की वैल्यू कितनी होगी, तो T की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, तो क्या है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हो गया। यहां से हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो u इधर चला आएगा, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, ठीक है। तो फिर t इक्वल टू कितना होगा, v माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे t की वैल्यू आ गई v माइनस यू बाई ए, ठीक है। तो t की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, t की जगह पे हम लिख सकते हैं v माइनस यू बाई ए, कैसे हुआ एक बार फिर से देखते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो हमें t की वैल्यू निकालनी है, तो किसी चीज की वैल्यू निकालने का मतलब ये होता है कि उसको वहीं पे लॉक कर देते हैं, वहीं पे छोड़ देंगे, बाकी जितनी चीजें हैं उसको इक्वल टू के दूसरे पार भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वल टू है जो कि एक ब्रिज का काम करता है, तो ये u प्लस में है, इक्वल टू के इधर आया तो माइनस में हो गया, ठीक है। तो ये इतना समझ में आया। अब इसके आगे आते हैं, यहाँ पे AT है तो हम a को भी दूसरे साइड भेजेंगे, लेकिन a और t के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, कोई साइन नहीं होने का मतलब, कोई चिन्ह नहीं होने का मतलब ये हुआ कि उसके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन का साइन यहाँ पे है, तो आपको मालूम है इक्वल टू के पार जब मल्टीप्लीकेशन जाता है तो वो डिवीजन का रूप ले लेता है, यानी कि यहाँ पे a इंटू टी मल्टीप्लीकेशन में है, a यहाँ पे आएगा तो ये नीचे a हो जाएगा, मतलब नीचे हो जाएगा a। तो t की वैल्यू कितनी निकल के आती है यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, यानी कि हम t की जगह पे v माइनस यू बाई ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको लिख देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इक्वल टू एस इक्वल टू हाफ v प्लस यू इंटू v माइनस यू बाई ए, टी की वैल्यू अभी अभी निकाले थे, ठीक है, आप इसको नोट ही कर लीजिए यहाँ पे v माइनस यू बाई ए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ये t की वैल्यू है, ठीक है। तो t की जगह हम रख रहे हैं v माइनस यू बाई ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं v प्लस यू और 1 यहाँ पे सीधे सीधे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो v प्लस यू हो गया बाई 2 इंटू वी माइनस यू बाई ए, ठीक है, इसको भी आप ब्रैकेट में कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब आपको पता है कि मल्टीप्लीकेशन जो है वो बिल्कुल सीधे सीधे होता है, नहीं पता है तो एक शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे p बाई क्यू है इंटू ए बाई बी है, ऐसा करके मल्टीप्लीकेशन है, तो ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन क्या होगा यहाँ पे, ऊपर का ऊपर यानी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन होगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ए का मल्टीप्लीकेशन, p का मल्टीप्लीकेशन अगर a में हुआ तो ये p a हो जाएगा
बाई क्यू का मल्टीप्लीकेशन बी में हुआ तो ये क्यू बी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही होगा, सीधे सीधे मल्टीप्लीकेशन होगा। जो न्यूमरेटर है v प्लस यू, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे तो ठीक है, नहीं लगाते हैं तब भी ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लीकेशन ही हुआ। तो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू बाई, अब यहाँ पे 2 इंटू ए हो जाएगा। 2 इंटू ए करेंगे तो ए की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए 2 इंटू ए, 2a ही लिख देते हैं। अब यहाँ पे एक और फार्मूला आपका निकल करके आता है, यहाँ पे v प्लस यू और v माइनस यू है, तो ये भी एक फार्मूला है। तो क्या फार्मूला निकल के आता है, ये किससे मिलता जुलता है, a प्लस बी इन वन ब्रैकेट a माइनस बी इन अनदर ब्रैकेट, इट मेक्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये एक फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्यूब में। ठीक है, तो इस तरीके से ये फार्मूला, यहाँ पे एक और फार्मूला है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाता है। ठीक है, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी बनाता है। ठीक है, तो इस केस में देखिए ऐसा ही कुछ दिख रहा है, एक ब्रैकेट में v प्लस यू है, एक ब्रैकेट में वही चीज v माइनस यू है, जबकि यहाँ पे क्या है कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो इसने क्या बना दिया, a के ऊपर स्क्वायर माइनस b के ऊपर स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे v प्लस यू और v माइनस यू ये क्या बना लेंगे, v के ऊपर स्क्वायर माइनस u के ऊपर स्क्वायर बाई 2a। अब ये इक्वल टू किसके है, s के। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जो 2a है नीचे है, ये इक्वल टू किधर जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो किस में मल्टीप्लीकेशन होगा, s में। तो क्या हो जाएगा, ये 2as मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो उधर क्या बचा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, आप इसको इतना लिख सकते हैं, या फिर आप इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो माइनस यू स्क्वायर है ये इधर चला आएगा। ठीक है, तो वी स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, यू स्क्वायर प्लस में उधर चला गया, प्लस 2as, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये तीसरा इक्वेशन भी यहाँ पे प्रूफ होता है। तो चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के दो तरीके हैं, एक है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे रेक्टेंगल और ट्राइंगल के एरिया को प्लस कर दीजिए तो आपका डिस्टेंस निकल आएगा, मतलब इसमें जो पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर किया है। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर हम इसको ट्रेपेजियम मानते हैं तो भी हम यहाँ पे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ट्रेपेजियम के लिए यहाँ पे हमें बेस वगैरह लेना पड़ेगा, तो पैरेलल साइड जो होती हैं वही एक तरीके से, अब इसको पलट के रखें या चाहे जैसे, अगर आपको ऐसे सीधे सीधे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको पलट दीजिए। जैसे ही पलटेंगे यहाँ पे ये दोनों पैरेलल साइड हो जाती हैं। पैरेलल साइड वो होती हैं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो ये वाली जो साइड है और ये साइड है, ये पैरेलल साइड है, एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इस फिगर में ये जो नीचे वाला जो पैरेलल साइड बन रहा है वो पूरा का पूरा v है, और ये वाला जो साइड है वो u है। ठीक है, तो वही वहां पे फार्मूला में रखा हुआ है कि हाफ इंटू s1 प्लस s2, अब ये पैरेलल साइड है इंटू हाइट है, ये ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आसान भाषा में आपको जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको समझाने की कोशिश की गई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों से, खुद भी करिए। और ये लेसन आपका ख़त्म होता है आज की डेट में। अब इसके बाद हम लोग लॉज ऑफ मोशन यानी कि फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन जो इक्वेशन अभी यहाँ पे निकल करके आया हुआ है उसका कॉज क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।